हेलो दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रास। रास बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये मैंने रास का आपको एक डायग्राम देख रखा है, इसमें अपन पूरा रास को एक्सप्लेन करते हैं, रास क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, रास के अंदर सबसे पहले तो ये है रास एक्टिवेट क्यों होगा और कब रास काम आता है, कैसा, ये सभी जनरली क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले रास की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी क्या है। सबसे पहले रेनिन है, और ध्यान रखना इस रेनिन में डबल एन नहीं है, एक ही एन है। फिर एंजियोटेंसिन है, और फिर एल्डोस्टेरोन है, और फिर सिस्टम। मतलब इसके कंपोनेंट तो आपको इसके नाम से ही कुछ कुछ पता चल रहे हैं। मतलब एक तो इसमें रेनिन होगा, एक इसमें एंजियोटेंसिन होगा, एक इसमें एल्डोस्टेरोन होगा, और सिस्टम तो है ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन कहाँ से बन रहा है। जैसे इन तीनों में बात करें हम कौन कौन कहाँ से बन रहा है, वैसे तो मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर रखा है, फिर भी देख लो। ये जो रेनिन है ये बनता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जेजी सेल्स हैं, वो रेनिन सिक्रीट करती हैं। कब सिक्रीट करती है, क्यों करती हैं, वो बाद की बात है। देखो ये लिख रखा कि जेजी सेल्स रेनिन बना रही है। बात पूछा जाए एंजियोटेंसिन जो है इसको कौन बना रहा है, तो एंजियोटेंसिनोजन को तो लीवर बनाता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में बनता रहता है। ये तो हमेशा मिल ही जाएगा आपको ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है ये कहाँ बन रहा है, लीवर में। एल्डोस्टेरोन कौन बना रहा है, तो एल्डोस्टेरोन बनाएगी आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आपको इसको दिखा रखा हुआ है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड बना रही है एंडोस्टेरोन, और एड्रिनल ग्लैंड में भी एल्डोस्टेरोन बनाती है आपकी कौन सी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट है, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये बना रहा है क्या, आपके एल्डोस्टेरोन। अब मैं आपको बताता हूँ कि रास क्यों एक्टिवेट हुआ और क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले पूछा जाए रास एक्टिवेट क्यों होगा, तो देखो अगर किसी पर्सन के अंदर मान लो जीएफआर गिर जाती है, या मान लो ब्लड प्रेशर गिर जाता है, या मान लो आप उसका ब्लड वॉल्यूम गिर जाता है। क्या क्या हुआ, या तो जीएफआर गिरी, या ब्लड प्रेशर गिरा, या ब्लड वॉल्यूम गिरा। इन तीनों में से ही कोई सी भी चीज़ रिड्यूस हुई है, मान लो ये वैसे एसोसिएटेड ही है, ब्लड प्रेशर गिरेगा तो जीएफआर गिर जाएगी, फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो मान लो इनमें से कुछ गिरता है, तो वो क्या करता है, उससे आपके जेजी सेल्स जो होती हैं किडनी की, ये इसके इन्फ्लुएंस में आके क्या रिलीज करती है, रेनिन। तो आपसे पूछे रेनिन कब रिलीज होगा, तो रेनिन जब रिलीज होगा जब या तो बीपी गिर जाए, या जीएफआर गिर जाए, या ब्लड वॉल्यूम गिर जाए। तो इनके गिरने के बाद आपकी जो जेजी सेल्स हैं ये सिक्रीट करेंगी क्या, रेनिन। जेजी सेल्स कहाँ होते हैं, किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर आपने जेजी सेल्स पड़ी होंगी, तो ये किडनी की जेजी सेल्स रेनिन सिक्रीट करेंगी। ये रेनिन क्या करेगा, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन जो है ये बनता ही रहता है। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में लीवर से बनता ही रहता है, तो इस इनएक्टिव फॉर्म के एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन आएगा, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में किसने कन्वर्ट किया, रेनिन ने। तो ये किसने कर दिया, इसमें लिख भी दिया कि या तो ब्लड वॉल्यूम गिर जाए, या ब्लड प्रेशर गिर जाए, या जीएफआर गिर जाए। इन तीनों के गिरने से जेजी सेल्स को मैसेज मिलता है। जेजी सेल्स क्या रिलीज करती है, आपके रेनिन सिक्रेट करती है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है, मैसेज जा रहा है। तो किडनी के अंदर मैसेज पहुंच गया। आप बताओ एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में किसने कन्वर्ट किया, रेनिन ने, और रेनिन का सोर्स क्या है, किडनी। और ऐसा होगा कब, जब वो कंडीशन होगी। हाँ बताओ, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट भी कोई काम का नहीं है, तो एंजियोटेंसिनोजन या एंजियोटेंसिन फर्स्ट को आपको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको कन्वर्ट कर रहा है ACE। अब ये ACE क्या है, तो ACE है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इस ACE का नाम क्या हो गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो बताओ ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये लंग्स के अंदर मिलेगा आपको। अब क्या है, लंग्स इसको रिलीज करते हैं क्या, तो ध्यान रखना जो लंग्स की कैपिलरीज है उसके अंदर ये एंजाइम आपको स्टैटिक फॉर्म मिलेगा, और इसको ब्लड में रिलीज नहीं किया जा रहा है, वहीं है। तो जब ये ब्लड एंजियोटेंसिन फर्स्ट को लेके लंग्स के थ्रू ट्रेवल करेगा, तो जब ये ब्लड लंग्स से जा रहा होगा, तो बताओ कैपिलरीज के अंदर कौन है स्टैटिक कंडीशन में, AC। तो वहां से ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो बताओ क्या AC ही लंग्स ने रिलीज किया, लंग्स के अंदर ही था, तो लंग्स के अंदर ही था। जब यहाँ से ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट गुजर रहा था, तो AC ने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। तो अब ब्लड में क्या अवेलेबल हो गया आपके, एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड की कुछ बात बता रखी इसमें। तो देखो सबसे पहले दिक्कत क्या है, ये देखो आपके ब्लड का प्रेशर गिरा है, ब्लड का वॉल्यूम गिरा है, GFR गिरी है। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये सबसे पहला मैसेज तो ये है कि भाई आप थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करेगा हाइपोथैलेमस में। तो यहाँ से थर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा। अब बताओ थर्ड सेंटर एक्टिवेट हो गया, आपने पानी पी लिया, गैस के जो केंद्र थे थर्ड सेंटर था वो एक्टिवेट हो गया और आपने पानी पी लिया, तो बताओ ये सारी लंबी चौड़ी प्रोसेस को चलाने की जरूरत नहीं है फिर,
ठीक है, आपने पानी पी लिया तो थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ, आपने पानी पी लिया, पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, तो पानी आप जैसे ही पियोगे तो ब्लड में जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो काम हो सकता है। तो एक तो थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट किया जाएगा, और थर्स्ट सेंटर कहाँ होता है आपके हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। तो ये याद रखना। मैं आपसे पूछूं एंजियोटेंसिनोजन सेकंड का और क्या काम है, तो ध्यान रखना ये एक पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो ये एक पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो ये ब्लड वेसल्स पे काम करता है और इनके अंदर क्या करेगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। अब आप बताओ वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, वेसल्स जब क्या हो गई? कॉन्स्ट्रिक्ट, तो क्या होगा? तो वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक इसने लिख रखा है ये एडीएच के सिक्रीशन में भी कहीं ना कहीं को रोल प्ले कर रहा है। तो एडीएच सिक्रीट हो गया तो ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाएगा, तो वाटर यूरिन में नहीं जाएगा, वापस से रीएब्जॉर्ब होने लग जाएगा, तो इससे भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। इधर लिख रखा है इसने कि ये एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन सॉल्ट एंड वाटर को रिटेन करवाएगा। मतलब ये एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। और साथ में एक बात और याद रख सकते हो कि पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है। तो ये क्या करेगा? पोटेशियम के तो एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा और सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगा? सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा। अब बताओ सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सोडियम ब्लड में ज़्यादा होगा तो सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वाटर आएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ ही रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक जो आप, तो इससे क्या होगा? जो आपकी दिक्कत आई थी वो सब कुछ क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। तो आपके ब्लड का वॉल्यूम ठीक हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, सॉल्ट और ये रिटेन हो गई। तो जीएफआर जो कम हो रही थी वो जीएफआर अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो इसको बढ़ाने के तरीके हमारे पास कितने थे? एक तो सोडियम वाटर को हमने क्या करवाया? एब्जॉर्ब, और इससे बीपी बढ़ता है, इससे ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। एक ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पोटेशियम के एक्सक्रीट करवा दिया, पोटेशियम अंदर दिक्कत करा था, इसको बाहर निकलवा दिया। अब आप देखो जैसे आपसे एक ये दिक्कत आती है कि मान लो मैंने कहा ये ब्लड कैपिलरी है, ये मैं लिख रहा हूँ ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। जो आपने पेरिटिबुलर कैपिलरीज पढ़ी हैं उनको लिख लो। ये एक नीचे मान लेते हैं ये है पीसीटी डीसीटी है कुछ भी, तो इसको रीनल ट्यूब्यूल मान लेता हूं मैं, लूप ऑफ हेनले मान लो, कुछ भी मान लो, पीसीटी डीसीटी कुछ भी मान लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई चीज, कोई भी चीज इस ब्लड वेसल से जहां जा रही है, कहां पे? इसमें। जैसे मान लो वाटर है या कोई न्यूट्रिएंट है, कुछ भी है जो ब्लड वेसल से कहां गया? रीनल ट्यूब्यूल में गया है, तो ये सिक्रीशन है। क्या है ये? सिक्रीशन। इसको ध्यान रखना, ये तो सिक्रीशन है। और मैं आपसे कहूं कि इस रीनल ट्यूब्यूल में से कोई चीज ब्लड के अंदर गई है, ब्लड कैपिलरी के अंदर गई है, तो ये है एब्जॉर्प्शन। तो आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में क्या डिफरेंस है, आप बार बार कह रहे हो कि वहां एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इसका सिक्रीशन हो जाएगा। तो अगर कोई चीज ब्लड कैपिलरी से और रीनल ट्यूब्यूल में डाली जा रही है तो ये तो सिक्रीशन हो रहा है, और कोई चीज रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड में भेजी जा रही है तो ये हो रहा है एब्जॉर्प्शन। एक ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है। रास का मेन टारगेट क्या था कि जो जीएफआर गिरी थी उसको बढ़ाना है, जो ब्लड प्रेशर गिरा था उसको बढ़ाना है, और जो ब्लड वॉल्यूम गिरा था उसको बढ़ाना है। और आपने देखा होगा अगर ये बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कम हो गए तो इसको रास कंट्रोल करेगा, और ज़्यादा हो गए तो आपने पढ़ा होगा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये इसको वापस से कम करने का काम करता है। यहाँ वेजोडाइलेशन होता है, ये सारे फंक्शन उल्टे होते हैं। तो ये रास था, और ये आपको मैंने कुछ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बारे में बताया, इनको पढ़ लेना अच्छे से। और अगर ये सब कुछ आपको ठीक पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।